नमस्कार साथियों। दृष्टि यूपीपीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को दृष्टि परिवार की तरफ से धन्यवाद, क्योंकि जो प्यार और प्रेम आपने हमारी इस पहल के लिए यूपीपीसीएस 2026 के लिए जो भी हम यहाँ पर सीरीज लेकर के आए हैं, उसके लिए जो आपने व्यक्त किया है कमेंट सेक्शन में, हम भी अपना पूरा प्रयास करेंगे कि हम कोई ना कोई आपकी किसी न किसी रूप में मदद कर सके। और हमारा प्रयास और आप दोनों का प्रयास, मतलब हमारा और आपका, हम दोनों का प्रयास मिल करके आपको आपकी सफलता की तरफ जरूर लेकर के जाए। और इस साल आप जरूर अपने जो कार्य क्षेत्र है उसमें अच्छा करें। सो साथियों, चलिए चलते हैं अपने सेशन में आज के। और आज का जो सेशन है वो है वैदिक सभ्यता और उसका इतिहास। इसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखना पड़ेगा। जो हमने लास्ट जो सेशन किया था उसको समझना पड़ेगा और उसके डिक्लाइन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके पतन के बारे में थोड़ा सा जानना आवश्यक है, क्योंकि इतिहास को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। देखिए, इतिहासकारों से जब पूछा जाता है कि आप बताइए कि इतिहास है क्या, तो जितने भी फेमस हिस्टोरियंस रहे हैं इतिहासकार, वो सब इस बात पर सहमत हैं कि इतिहास केवल ये नहीं है कि आप कालखंड है उसी को पढ़ रहे हैं, कौन से राजा, उनका राज्य कब था, उनका राज्य अभिषेक कब था, केवल और केवल टाइमलाइन नहीं है ये। आपको यदि इतिहास को समझना है तो ये टाइमलाइन के साथ साथ आपको ये बात समझनी पड़ेगी दैट हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट द टाइमलाइन, रादर इट इज अबाउट द लिंकेजेस और द कनेक्शन और द डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। हिंदी में इसका अनुवाद करते हैं और समझते हैं। इतिहासकार का यह मानना है कि इतिहास जो है वो स्टैटिक नहीं है। ये पास्ट में, जो भूतकाल में जो इवेंट हो चुका है, और आज का जो प्रेजेंट है, इसमें वाद विवाद और संवाद है, एक्सचेंज ऑफ द आइडिया। तो इतिहास को आप स्टैटिक करके नहीं समझ सकते, इसमें इंटरलिंकेजेस हैं। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में जब भी चर्चा करते हैं तो इतिहासकार, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, अलग अलग थ्योरियां हैं। जैसे कि कॉलोनियल हिस्टोरियन है, उनका मानना है, जैसे कि जॉन मार्शल का, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो ना हो फ्लड के कारण हुआ होगा, बाढ़ के कारण। हो सकता है कि जो सिंधु नदी हो, सरस्वती जो नदी हो, उन्होंने अपना जो कोर्स है, जो चैनल है, वो चेंज कर लिया हो और उसके कारण बाढ़ आई हो और उसके कारण उसका पतन हुआ हो। ऐसा ही मानना ई मैके का भी है, ये भी कॉलोनियल हिस्टोरियन है। उसी के साथ साथ कुछ तो हिस्टोरियंस, इतिहासकार ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि मे भी हो ना हो कुछ फिजियोकेमिकल विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, उसके कारण भी है। अच्छा, कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जिनका यह मानना है कि फॉरेन इन्वेजन, बाहर से कुछ आक्रमण हुआ है और उसके कारण सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका पतन हुआ है। आप ये समझिए कि जो फॉरेन इन्वेजन की जो थ्योरी है वो बहुत सारे इतिहासकारों ने दी है, जैसे कि स्टुअर्ट जो पिगट है उन्होंने भी दी, वी गॉर्डिन ने भी दी, इसके बारे में चर्चा की। उसी के साथ साथ और भी इतिहासकार है। लेकिन आप ये बात समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि सबसे पहली अर्बन फेज थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, यदि आप देखें आज का भारत, आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इसको बोलते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट। पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो सबसे पहला अर्बन फेज था, द फर्स्ट फेज ऑफ द अर्बनाइजेशन। उसके बाद फिर वैदिक सभ्यता आई, लेकिन वैदिक सभ्यता अर्बन फेज नहीं था। मतलब ये शहरीकरण वाला दौर नहीं था। शहरीकरण वाला दौर 600 बीसी के बाद आया। और वैदिक सभ्यता की यदि आप टाइमलाइन देखें, कालखंड, तो वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक है। अभी हम देखेंगे, टाइमलाइन भी देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और जो सेशन में फ्लो रहेगा वो वैसे ही रहेगा जैसे लास्ट सेशन में था। जो लास्ट जो था सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें सारी चीजें यहां पर लिखी हुई थी, क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा। नोटिफिकेशन आ चुका है। आई नो कि आपका जो समय है वो मुझसे ज्यादा कीमती है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि समय में रहते हुए, सीमा में रहते हुए चीजों को खत्म किया जाए। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें सारी चीज है, इसमें सारी चीज है, डिटेलिंग है, तथ्य है, कॉन्सेप्ट हम यहां पर डिस्कस करेंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कॉपी पेन साइड में रखिए, शांति से बैठ करके सुनिए। उसके बाद इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन जो पहला होगा उसमें ऐड करा दिया जाएगा। ठीक है, शांति से बैठ करके सुनिएगा। देखिए, आप इस बात को समझिए कि फर्स्ट फेज ऑफ द अर्बनाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को हम इस सब कॉन्टिनेंट का पहला फेज मानते हैं कि ये अर्बन शहरीकरण का फेज दौर था ये। लेकिन ऋग वैदिक जो टाइम, उसको नहीं मानते।
तो ऐसा क्या था, मे भी हो सकता है कि जो इतिहासकार बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन में भी क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ हो, जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों माना जाता है, सबकी सहमति इस पे बात पे इसलिए है क्योंकि वो एक मोस्ट एक्यूरेट रीजन है और वो मोस्ट एक्यूरेट कनेक्ट करता है आने वाले समय के साथ। कैसे? यदि आप मान लीजिए कि वो फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन था सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन उसके बाद जब वैदिक सभ्यता आई तो ये ट्राइबल क्यों था? क्योंकि बिल्कुल छोटे ट्राइबल एरिया से गांव का विकास हुआ। राजा, एक ऐसे राजा जिसके पास ताकत ही नहीं थी, उसके बाद राजा के पास नौकरशाही आई, सेना आई और राजा बड़े बड़े राजा बनते चले गए। पॉलिटिकल यदि वो देखेंगे आप तो स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट, मतलब छोटे छोटे गण से, छोटे छोटे जन से जनपद बने, फिर उसके बाद महाजनपद बने। तो इन सब से यदि आप कनेक्टिविटी बैठाते हैं तो वो कनेक्टिविटी सटीकता से बैठती नहीं है। कि यदि आप ये बोलें कि इन्वेजन वाली, ठीक है थ्योरी है, अलग है इतिहास में, यदि यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट होता तो और भी चीजें अलग अलग पॉइंट से हम एंगल से डिस्कस करते हैं, आपका दिमाग खुल जाता बिल्कुल। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है, जिसमें मोस्ट एक्यूरेट और एक्सेप्टेबल के जितने भी इतिहासकार हैं वो सभी ये मान करके चलते हैं कि इसका जो मेन जो पॉइंट था इसके डिक्लाइन का, वो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन था। वहां के जो लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं, वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब खेती बाड़ी को बहुत ज्यादा करते थे और खेती बाड़ी ज्यादा होने के कारण वो जो जमीन थी उसने अपनी जो फर्टिलिटी है उसको लूज कर दिया, उसको खो दिया। क्योंकि हम बार बार यदि एक जमीन को बार बार जोतते हैं, बार बार उसमें खेती बाड़ी करते हैं कि अभी एक फसल है, फिर तुरंत बिना कुछ समय दिए फिर से दोबारा फसल, फिर से साल में 3 फसल चल रही है और ऐसे लगातार चलते हुए जा रहे इतने सालों से, तो जमीन थोड़े टाइम बाद अपनी जो उर्वरक शक्ति है उसको नष्ट कर देती है, उसकी नष्ट एक्चुअली हो जाती है वास्तविक तौर पे यदि देखें तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा। और ऐसा होने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन हुआ और डिक्लाइन होने के बाद 1500 के बाद से जो ये सभ्यता थी, वैदिक जो सभ्यता थी, इसका विकास हुआ। अब देखिए दोस्तों, इसमें तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो इस तरीके से ऑलरेडी रिटर्न फॉर्मेट में है। यदि किसी को जीरो से अपनी तैयारी करनी है और जिसमें क्लास में आपको नोट्स बनवाए जाए, हैंड रिटन नोट्स, सारी की सारी चीजें यदि आपको समझनी है और बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड वे में, कि आपको पहले आईवीसी समझाया जाए, इंडस वैली जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, वो फिर उसके बाद वैदिक, ऋग्वैदिक, और ऐसे पूरा इतिहास पढ़ाया जाए, ऐसे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाए। क्योंकि ऑनलाइन यूट्यूब पर थोड़े से लिमिटेशंस भी हैं, हमारी भी लिमिटेशंस हैं, आपकी भी लिमिटेशंस हैं, आपके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्योंकि इसी वीडियो के नीचे बहुत सारी और वीडियोस होंगी जिस पे आप तुरंत क्लिक करेंगे, तो वो एक आपकी लिमिटेशन है, हमारी भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। उसके तहत हम आपको सारी चीजें भी नहीं प्रोवाइड करा सकते, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि सारी चीजें, लेकिन यदि आपको एक फोकस्ड वे में तैयारी करनी है तो आप हमारे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज है उनके साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन जो बैच है अभी उसमें 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको फाउंडेशन मिलेगा, इसमें आपको प्रीलिम्स की जो टारगेटेड जो प्रिपरेशन है वो कराई जाएगी, तैयारी, अच्छा आरओ और एआरओ के जो स्पेशलाइज्ड प्रिपरेशन है वो भी आपको मिल जाएगी यदि आप इनसे जुड़ते हैं तो। उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक्सपर्ट फैकल्टी है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कराई जाएगी, जहां पर सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट उनको विकसित करने के लिए आपकी क्लासेस शुरू होंगी। उसके बाद सारे के सारे जो तथ्य वगैरह है वो सारे भी हो जाएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट एक ही जगह आएंगे। अच्छा, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं 8750 और 8750 चलिए अब हम सेशन में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं चीजों के बारे में। देखिए, सबसे पहले वो पहली स्लाइड ही देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ। देखिए, जब भी हम वैदिक सभ्यता का इतिहास पढ़ें, उसके विकास के बारे में पढ़ें, तब आप वेदों को नकार नहीं सकते। वेदों की रचना के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि वेद क्या थे, कितने वेद थे, कब लिखे गए, उसमें है क्या। क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है उसके इतिहास के बारे में हम पता कैसे चला है, उसके इतिहास के बारे में हमें वेदों से ही तो पता चला है। वेद 4 तरीके के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छा, उसी के साथ साथ उनकी इन सभी वेदों के साथ अटैच उनकी संहिता भी है। उसके बाद ऐसे करते करते उपनिषद तक, मतलब 4 इसके साथ उपवेद वो भी अटैच है, उनको भी हमें देखना है। लेकिन कुल मिलाकर के चलिए, आज लिटरेचर का, साहित्य का जो क्लास नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा क्रक्स बताता हुआ चलता हूं। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि वैदिक सभ्यता से संबंधित जो इतिहास है उसको हमने कहां से देखा कि भाई उस टाइम पर वैदिक समाज ऐसा था,
वैदिक ट्राइबल जो सोसाइटी थी वो ऐसी थी, उस समय राज्य व्यवस्था इस प्रकार से थी, अर्थव्यवस्था में ये था। हमें कैसे पता चला दोस्तों? हमें पता चला वेदों से। और वेद हैं 4 प्रकार के, ऋग्वेद, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसके साथ सामवेद, और उसके बाद अथर्ववेद। अच्छा, इसमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है, उसके बाद है यजुर्वेद, उसके बाद है सामवेद, उसके बाद फिर ठीक है अथर्ववेद भी। मतलब आप एक बार बाइफर्केशन समझ के चलिए कि ऋग्वेद को सबसे पहले, ऋग्वेद में जितनी भी चीजें हैं वो सबसे पहले आई थी, फिर उसके बाद बाकी जो 3 वेद हैं वो कंपोज हुए, मतलब उनके बारे में लिखा गया। अच्छा, लिखना मतलब एज सच कॉपी पेन पे नहीं, डॉक्यूमेंटेशन नहीं, ये ओरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर हुए। ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये कल्चर के बारे में, ये ह्यूमन और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के बारे में, इनमें बहुत सारी चीजें थी और वो सारी ओरली ट्रांसफर हुई, ओरली हाइम्स के माध्यम से। हाइम्स मतलब जैसे आप गाने याद करते हैं, पैराग्राफ होते हैं, तो ऐसे इनमें हाइम्स थे, उनके माध्यम से ट्रांसफर हुई। अच्छा, अब यदि किसी समय कोई लाइन है, कोई पंक्तियां लिखी हुई है, जैसे आज के दिन आप साहित्य पढ़ते हैं ना, तो साहित्य जिस समय पर लिखा होगा, साहित्य उस समय के बारे में बता रहा होगा। बहुत से जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं, भाव होते हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहा होगा। तो ऐसा ही उस समय यदि ये सारे के सारे वेद लिखे गए थे, तो उस समय के बारे में तो जरूर बता रहे होंगे ना, कि आर्यन कौन थे, कहां से आए थे, वो क्या खाते थे, उनका समाज कैसा था, उनकी राज्य व्यवस्था कैसी थी, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, वो गाय को कैसे मानते थे, उनकी खेती बाड़ी क्या थी, क्या वो उनका कोई उद्योग था, क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग थी या नहीं थी उनके पास, इन सब चीजों के बारे में तो जरूर इनमें चर्चा होगी। तो इसीलिए सबसे पहला जो पॉइंट है आप ये समझिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में ये जो वेदों की जो रचना है, उन्हीं में वैदिक सभ्यता के जो इतिहास है उससे बहुत सारी चीजें उठाई है। उदाहरण के तौर पर अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, देखिएगा कि सबसे पहले जो आर्यंस आए थे वो कहां पर आए थे। देखिए, सबसे पहले आर्यंस आए थे यहां पर, इस वाले क्षेत्र में, इसको बोला गया था सप्त सिंधु रीजन। और यहां पर वो कब से कब तक रहे थे दोस्तों? यहां पर वो रहे थे 1500 बीसी से, 1500 बीसी से और लगभग 1000 बीसी तक यहां पर वो सप्त सिंधु रीजन में रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे 1000 के बाद से उन्होंने यहां से यहां तक माइग्रेट किया, इंडो गैंजेटिक प्लेन में, जो गंगा के जो मैदान है वहां पर इन्होंने वो किया, अपना माइग्रेशन किया, प्रवास। और ये था लगभग 1000 बीसी से, 1000 बीसी से और लगभग 600 बीसी। अच्छा, ये भाव कहां पर मेंशन है कि मास्टर आप कैसे कह सकते हो कि भाई उन्होंने यहां से यहां पर प्रवास के माइग्रेशन किया? पहले यहां पर आए सप्त सिंधु रीजन में, सप्त सिंधु क्षेत्र में, और उसके बाद जो गैंजेटिक प्लेन है, गंगा का जो मैदान है, जलोढ़ वाला मैदान, वहां पर उन्होंने माइग्रेट किया। क्यों भाई वो शिफ्ट कर गए, क्यों भाई ऐसा क्या? ये भाव कहां पर लिखा हुआ है? ये भाव भी वहीं पर, ये जो जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब चीजों में इन सब का इतिहास लिखा हुआ है और इन सब के इतिहास के बारे में बहुत सी चीजों को हम डिसाइफर करते हैं। सो चलिए थोड़ा सा डिस्कस और करेंगे, पहले यहां पर वापस आइए। तो देखिए, पहली जो स्लाइड थी वो कंप्लीट हो गई। पहली स्लाइड में आपके सामने क्या था कि ये जो यहां पर, एक मिनट रुकिएगा, कि वेदों की जो रचना है वो हमें बहुत सारी चीजें बताती है इस दौर के बारे में। दूसरा, जब हम आगे बढ़ेंगे सेशन में तब आपको यह भी समझ में आएगा कि जो वैदिक जो सभ्यता थी, उस वैदिक सभ्यता में कृषि का जो विकास था, मतलब ट्राइबल सोसाइटी से सेटल्ड लाइफ की तरफ किस तरीके से हम ग्रेजुअली मूव करें धीरे धीरे, और सेटल्ड लाइफ में कृषि का मेन रोल रहा इस समय, इसके बारे में भी चर्चा करनी आवश्यक है। अदरवाइज इतिहास पूरा हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि आप देखिए, एक राजा जिसके पास अर्ली वैदिक टाइम में, मतलब जब वो जस्ट आए थे सप्त सिंधु क्षेत्र में, तो राजा के पास इतनी ताकत थी नहीं, लेकिन धीरे धीरे 1000 बीसी के बाद राजा की ताकत बड़ी होती चली गई। राजा के पास खुद की नौकरशाही होने लग गई, राजा की खुद की आर्मी थी। जो राजा पहले अंडर द बहुत सारी सभा थी, मतलब जैसे गांव में पंचायत होती है, कुछ लोगों की ऐसी बहुत सारी सभा थी, जैसे सभा हो गई, समिति हो गई, विदित हो गई। ये क्या थी? अलग अलग लोगों की, कि यदि गांव में कुछ डिसीजन लेना हो किसी बात पर, किसी मुद्दे पर, तो इन लोगों की एक सभा होगी, उसने जो फाइनल किया वो हो गया। किसी राजा से नहीं पूछा जाता था अर्ली वैदिक टाइम में। हाँ, राजा अपनी स्वीकृति मान के चलते थे, ठीक है, एक थे सिंबॉलिक हेड थे, लेकिन डिसीजन ये लेते थे।
लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ऐसी जो समिति और ऐसी जो आपस में डिस्कशन और लोकतांत्रिक जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे समाज के और राज्य व्यवस्था के, वो सारे के सारे खत्म होते चले गए और राजा ने सारी ताकत को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। ये सब कैसे हुआ और इन सब का कृषि के विकास में क्या योगदान है कि कृषि के विकास ने ऐसा होने दिया, सेटल लाइफ ने ऐसा होने दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी ने ऐसा होने दिया। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ गोवंश का महत्व, ये गोवंश का महत्व तो बिल्कुल है, क्योंकि गोवंश के बारे में जो वैदिक जो टाइम है, पूरा का पूरा वैदिक टाइम 1500 बीसी से 600 बीसी तक के जो कालखंड है, थ्रू आउट द गाय को एक बहुत बड़ा वो धन माना गया है। और इनफैक्ट जो भी यदि किसी व्यक्ति के पास ज्यादा गाय थी या फिर कोई महिला जैसे कि पुत्री है वो गाय का दूध निकालने में निपुण है, तो उनको अलग नाम से संबोधित किया जाता था। गोधन को एक बहुत बड़ा धन माना गया है ऋग्वैदिक दौरान। तो इन सब चीजों के बारे में भी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ देखिए, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक बार थोड़ी सी टाइमलाइन और कालखंड के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें समझ में आएगी, मजा आएगा आपको। देखिए, यदि हम टाइमलाइन देखते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, वो कहां से कहां तक थी। थोड़ा सा यदि आपने देख लिया, समझ लिया, तो चीजें और स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी। देखिए, लगभग हम मान के चलते हैं, ठीक है, इससे संबंधित भी बहुत सारे डिबेट्स हैं। डिबेट का मतलब यह होता है कि इससे संबंधित भी बहुत सारे विचार हैं। अब विचार कैसे आए, कुछ जो एक्सकवेशन हुई और वो कुछ इनफैक्ट थ्योरीज भी हैं, कुछ एक्सकवेशन भी सामने आए, मतलब अवशेष भी सामने आए, जिन्होंने ये कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की ये शुरुआत आप ये क्यों बोल रहे हो 3300 लगभग इतनी है बीसी से हुई है, क्यों? ये जो अवशेष आए हैं इनकी कार्बन डेटिंग से और इनके अध्ययन से तो ये पता चल रहा है कि ये लगभग 5,500 6 7 हजार बीसी पुरानी है, ये तो काफी पुरानी है। तो लेकिन हम ये मान के चलते हैं आमतौर पर कि लगभग 3300 बीसी के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हुई और उसके बाद जो इसका पतन था वो 1500 बीसी तक हम मान के चलते हैं। उसके बाद ऋग्वैदिक जो टाइम था, वो वैदिक सभ्यता, उसकी शुरुआत हुई। अब देखिए, ये था, ये जो कालखंड था, टाइमलाइन, ये किसकी थी? ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी, ये था सिंधु घाटी सभ्यता, आईवीसी। एक मिनट रुकिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी। और इसमें भी 3 चरण थे। पहले सिंधु घाटी सभ्यता का इनिशियल फेज था, सबसे पहला जब सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हुई, फिर उसके बाद आया मैच्योर मतलब परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन और डिक्लाइन। इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, दोबारा से अपना समय वेस्ट नहीं करते। यदि आपने वो सेशन नहीं देखा तो जाइए देखिए, ये दूसरा सेशन है आज का एंशिएंट हिस्ट्री का, पहला सेशन जाकर के आप देखिएगा। उसके बाद ये जो टाइमलाइन है, मतलब 1500 बीसी से लगभग 600 बीसी, लगभग 600 बीसी तक यदि हम चर्चा करें, 600 बीसी, इसको बोलते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता का दौर था ये। और ये था वैदिक सभ्यता का दौर, वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड। और इस वैदिक पीरियड में हम दो उसमें पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं अलग अलग पढ़ने के लिए। एक है ऋग्वैदिक और अर्ली वैदिक टाइम, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, और एक आता है लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक काल। 2 कालखंड में इसको डिवाइड करके और बाइफरकेट करके अलग अलग करके हम लोग पढ़ते हैं इसको एक बार विभाजित कर देते हैं डिवाइड करने के लिए। देखिए, मैं अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो वैदिक सभ्यता है, इसमें 1500 बीसी से 600 बीसी तक का ये जो टाइमलाइन है, ये जो कालखंड है, इसमें 2 उसमें बाइफरकेट करके पढ़ा जाएगा कि एक हो गया अर्ली, ये मान लीजिए 10,000 बीसी तक, वो 1000 बीसी तक, और ये 1000 से 600 मतलब 600 बीसी तक का ये हो गया लेटर वैदिक पीरियड। बस इतना ही लिखना था और इतना ही बताना था आपको। ये क्या हो गया? ये हो गया अर्ली वैदिक पीरियड, इसको हम इंग्लिश में अर्ली वैदिक पीरियड भी बोलते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड। और इसको बोलते हैं लेटर वैदिक और उत्तर वैदिक काल भी बोलते हैं इसको।
लेटर वैदिक और उत्तर वैदिक काल। एक मिनट, लेटर और उत्तर वैदिक काल। लेटर वैदिक, और ये था लगभग 1000 बीसी से 600 बीसी तक, 600 बीसी तक। और सारा का सारा ये जो चैप्टर है और ये जो डिस्कशन है ये इसी बात पर है, इसी केंद्र में यही रहेगा कि अर्ली वैदिक में क्या मेन पॉइंट थे, क्या मेन फीचर थे, और लेटर वैदिक जो पीरियड था, उत्तर वैदिक जो काल है, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। मतलब वैदिक में ही हमें दो के बारे में पढ़ना पड़ेगा और इन दो में जो अंतर है, क्या सिमिलैरिटी रहा, मतलब क्या समानता रही, क्या अंतर रहा। यदि हमारे माइंड में ये पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट है और क्लियर है ना, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यदि ये नहीं है तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए वैदिक काल को दो अलग अलग काल में करके यदि हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ये देखिए 1000 बीसी से 600 बीसी, और यहां पर था लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। देखिए स्पीड इतनी भी ज्यादा नहीं है, इतनी ज्यादा स्लो भी नहीं है, इतना चलेगा। थोड़ा सा आपको लगे ज्यादा है तो आप लोग पॉज करके देखिएगा, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको लगे कि स्लो है तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, वो सारी सुविधाएं तो आप सभी के पास है। नाउ अब देखिएगा, अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर, और ये भी पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहां से संबंधित जितनी भी नॉलेज है इस वाले कालखंड, मतलब वैदिक जो समाज है उससे जितनी भी नॉलेज है, मतलब जितना भी इसका इतिहास है, वो हमें मिला कहां से है साथियों? वो मिला है हमें द सेक्रेड नॉलेज ऑफ द फ्रॉम द सेक्रेड नॉलेज ऑफ ऋग्वेद, मतलब जितने भी हमारे वेद है वहां से इस ज्ञान को ड्राइव किया गया है। इस स्लाइड में यही भाव है। नाउ अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं। अब देखिए वेदों के बारे में एक बार थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन आती है, फिर हम और कोर कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। अभी तक का हमने जितना पढ़ा आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए थोड़ा वेदों के बारे में थोड़ी सी, इतना डेप्थ में जाकर के हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ तो सकते हैं ना, कि जहां से हमने इतिहास उठाया है उनके बारे में थोड़ा देख तो लें एक बार के लिए। वैदिक सभ्यता का आप इतिहास पढ़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन आपको यह नहीं पता ये इतिहास उठाया कहां से है। चलो जहां से उठा लिया उसकी बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं, आपको ये नहीं पता। अभी जब मैं डिस्कशन करूंगा कि जब आर्यंस ने माइग्रेट किया, मतलब वहां से सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया थे, जो जैसे रशिया का जो सदर्न पार्ट है, दक्षिणी जो भाग है, वहां से आर्यंस भारत में आए। देखिए वहां से जो आर्यंस भारत में आकर के पहले यहां पर बसे और उसके बाद फिर वो इंडो गैंजेटिक प्लेन की तरफ गए। इंडो गैंजेटिक प्लेन मतलब, एक मिनट रुकिएगा, मतलब पहले यहां पर आया आर्यन, यहां पर बसे, और फिर उसके बाद वो यहां पर जो गंगा के जो मैदान थे उसकी तरफ गए। ये भाव कहां पर मेंशन है? ये इन्हीं में ही मेंशन है। अच्छा ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि ऋग्वेद में लगभग 78 बार सिंधु नदी का जिक्र है। यदि हम रिपीटेशन हटा दे तो 72 बार है। तो ये क्या दर्शा रहा है? और वहीं पर गंगा यमुना मेंशन है, लेकिन एक दो बार मेंशन है। तो ये क्या चीज दर्शा रही है? ये क्लियरली ये चीज दर्शा रही है कि पहले उनका जो निवास स्थान रहा होगा वो ये रहा होगा, उसके बाद वो यहां पर गए। क्लियर है? तो इसीलिए थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए ना भाई हमें। तो वो जो आइडिया है उसके लिए आप इतना समझिए केवल और केवल, और ये स्टैटिक नॉलेज आपके यूपीपीसीएस में आ सकती है, ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जामिनर पूछता है वेद कितने हैं? सबसे पहले आता है ऋग्वेद, और ऋग्वेद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला ये सबसे प्राचीनतम है, 10 इसमें मंडल, इसको 10 मंडल में विभाजित किया जा सकता है, और मतलब विभाजित है। और विश्वामित्र का जो गायत्री मंत्र है और पुरुष सूक्ता जो हाइम है वो इसी में ही है, इसी में ही शामिल है। और जो पुरोहित इससे संबंधित है उसको होत्री बोलते हैं, होत्री। ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, एज इट इज आपको पता होनी चाहिए। बस वेदों के बारे में 4 वेद है, ऋग्वेद, उसके बाद आता है यजुर्वेद, उसके बाद दूसरा आता है साथियों यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। मेन जो बिंदु हैं जिस पे ध्यान होना चाहिए, इसमें यज्ञों, जो यज्ञ होते हैं जिसको सैक्रिफाइस भी बोलते हैं, यज्ञों के अनुष्ठान के लिए कार्य की, इसमें जितने भी मैनुअल्स हैं, मतलब सैक्रिफाइजल जो रिचुअल्स हैं, उन सब चीजों के बारे में इनमें मेंशन है। अच्छा ये प्रोज के रूप में है, प्रोज के रूप में, गद्य के रूप में। उसी के साथ साथ इसके 2 भाग हैं, एक है ब्लैक एक है व्हाइट, और इससे संबंधित जो पुरोहित है वो है अध्वर्यु। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ये जैसे प्रीस्ट जो है पूछे जा सकते हैं मैच द फॉलोइंग में। उसके बाद जो थर्ड आता है दैट इज
ये है सामवेद, और इसमें चारों में से सबसे छोटा है, याद रखना, चारों में से सबसे छोटा है। उसी के बाद सबसे ज्यादा इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें म्यूजिकल चैंट्स और फॉर्मेट के गायन और काव्य के रूप में चीजें निहित है, लिखी हुई हैं। और ऋग्वैदिक श्लोकों का गायन काव्य रूप है ये गायन। अगर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि म्यूजिकल चैंट्स और हाइम्स किसमें है, डायरेक्ट सामवेद आपको लिखना है, मतलब डायरेक्ट सामवेद, उस पर टिक करके आइएगा। उसी के साथ यदि पुरोहित देखें तो इसमें कौन है, उद्गातार। उसी के साथ यदि हम अथर्ववेद देखें कि अथर्ववेद से संबंधित मेन जो पॉइंट है वो क्या है, सबसे पहले ये सबसे नया है, नवीनतम ग्रंथ है, न्यूएस्ट टेक्स्ट है ये। अच्छा, न्यूएस्ट टेक्स्ट से हमें कैसे पता चला? अच्छा, इससे ये भी पता चलेगा कि जो आर्यंस जो आए थे वो सप्त सिंधु रीजन से गंज बिहार की तरफ गए, बंगाल की तरफ गए, वो इससे भी पता चलता है, क्योंकि अथर्ववेद सबसे बाद में वो हुए, कंपोज हुए, इनके सबसे न्यूएस्ट टेक्स्ट है। अच्छा, जब वो बिहार साइड में जा चुके थे तभी तो लिखेंगे ना कि यहाँ पर कौन लोग रह रहे थे, उन वो ट्राइब्स के बारे में लिखेंगे, वहां के आन जन समुदाय के बारे में कुछ ना कुछ तो मेंशन करेंगे, तो इसमें मेंशन है, ठीक है। आप डायरेक्ट एक्स्ट्रापोलेट ही कर रहे हैं, ठीक है, मान लिया, बट इससे ये तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं ना कि वहां पर आर्यंस बाद में गए थे, पहले सब सिंधु रीजन में थे। उसी के साथ साथ इसमें मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स, मतलब ये भी इसमें है, बीमारियों को दूर करने के लिए जो टोटके और जो मैजिकल जो हाइम्स है, वो सारी चीजें इसमें मेंशन है। अच्छा, तो ये 4 वेद हो गए, इनसे संबंधित जितनी भी स्टैटिक नॉलेज थी वो हमने देख ली। उसके साथ साथ अब और चलते हैं। देखिए, प्रत्येक वेद के जो है ना 4 भाग हैं, मतलब ये 4 उनके साथ अटैच है। जैसे संहिता हो गई। अब संहिता है क्या, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्या इसके बारे में डिटेलिंग पता होनी चाहिए? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये पता होनी चाहिए कि ये संहिता जो प्रत्येक वेद है उसके 4 भाग हैं, और वेदों की रचना में और इनके जो 4 पार्ट्स हैं वो इनके साथ अटैच है, पता होना चाहिए आपको। यदि आपको ये इनसे संबंधित के इनमें है क्या, एक एक पॉइंट यदि समझना है तो वो तो क्लास बहुत लंबी लगेगी वो। उसके बाद द सेकंड है ब्राह्मणाद, जो संहिताओं की, जैसे इसमें प्रोज एक्सप्लेनेशन, जो भी यहां पर जो लिखे हुए हैं उन सब का एक्सप्लेनेशन पार्ट इसमें है। उसके बाद एक आता है अर्यंकाज, और उसके बाद आता है फाइनली उपनिषद, आता है उपनिषद। चलिए, कोई बात नहीं, आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आई, मतलब आपको ऋग जो वेद है उनके बारे में थोड़ा सा पता चला, और उनके बाद ये पता चला कि उनके जो प्रत्येक वेद के जो 4 जो भाग हैं उन सब चीजों के बारे में आपको पता चला। अब हम चलते हैं वापस थोड़े से कॉन्सेप्ट की तरफ और आते हैं। अब मोस्टली चीजें आपको आइडिया लगा। अब देखिए, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि जो आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया, ये जो मध्य एशिया का जो भाग है, यहां से चलते हुए आए, यहां से चलते हुए, एक मिनट रुकिएगा, उनका जो रूट है, जो रास्ता उन्होंने लिया था वो कुछ इस प्रकार से संभवतः, और फिर ऐसे करते हुए वो हिंदू कुश को क्रॉस करते हुए, जो माउंटेन रेंज है ना, पर्वत श्रृंखला हिंदू कुश, उनके गैप को, उनमें जो रास्ते, उन माउंटेन रेंजेस में जो गैप है उनको क्रॉस करते हुए यहां पर आए, और यहां आने के बाद सबसे पहले सप्त सिंधु जो रीजन है उसमें अपना घर बनाया और यहां पर रहे। और इस टाइम तक 1500 बीसी तक जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहां पर नॉर्थ वेस्ट के पार्ट में उसका पतन ऑलमोस्ट हो ही चुका था उसके। लेकिन हाँ, ये जो गुजरात वाला एरिया है, यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो लगभग 1300 बीसी, मतलब 200-250 साल बाद में हुआ था। यहां पर फिर भी थी सेटलमेंट, लेकिन यहां पर हो चुका था। तो आर्यंस आए और आकर के यहां पर सबसे पहले उन्होंने अपना घर बनाया। और जब वो यहां पर आए, सब एक और पॉइंट याद रखिएगा कि उनकी मोबिलिटी काफी ज्यादा थी। मोबिलिटी मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। अच्छा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उनकी, ट्राइबल इकोनॉमी थी और ट्राइबल पॉलिटी थी, मतलब शुरुआत में उनका ट्राइबल कल्चर था। आने के बाद यहां पर सेटल हुए और लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी यहां पर रहे। ये सबसे पहला पॉइंट है। अच्छा, इससे संबंधित क्या क्या थ्योरियां, मतलब क्या क्या अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग विचार है। कुछ इतिहासकार जैसे कि जो कॉलोनियल हिस्टोरियन है, उनका यह मानना है कि जो आर्यंस जो थे वो हो ना हो मध्य एशिया से यहां से चलते हुए या फिर इंडिया की तरफ आए थे। ये कॉलोनियल हिस्टोरियन जैसे कि मैक्स मिलर, उनका मानना है। जाहिर सी बात है वो इस विचार को, इस थ्योरी को प्रमोट करेंगे कि वो सेंट्रल एशिया से ही थे। क्यों? क्योंकि उनका ये हमेशा ये दिखाने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि वो अंग्रेजों के समय में थे ये थ्योरी, और ये उन्होंने अंग्रेजों के समय दिया था, तो वो दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप ऐसा नहीं है कि पहले बार गुलाम हुए हो, आप बहुत पहले से हो, और बाहर से जितने भी लोग आए हैं आपको आपसे ज्यादा सुपीरियर और अच्छे ही रहे, और आने के बाद वो यहां पर सेटल हुए। तो ये कॉलोनियल विचारधारा थी। उसी के साथ साथ अच्छा, कुछ एंगल ये भी है
कि हो ना हो ये जो आर्यंस जो थे, वो जैसे इंडियन हिस्टोरियन तो ये कहेंगे कि आर्यन भारत के ही थे, और इंडिया में जो हिमालय है उसमें शिवालिक फुट हिल से थे, मतलब हिमालय की जो फुट हिल, जो शिवालिक वाला पार्ट है, क्योंकि हिमालय के 3 है ना, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, तो शिवालिक की पहाड़ियों में रहने वाले लोग फिर यहां पर मैदानी इलाके में आए और उन्होंने ऋग्वैदिक जो सभ्यता है उसकी नींव रखी थी, और उन्होंने जो वेद थे कंपोज किए थे। 2 मिनट रुकिएगा, थैंक यू। देखिए उसके बाद यहां तक क्लियर। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक ने भी अपनी एक थ्योरी की, हो ना हो आर्यन जो है वो आर्टिक साइड से आए थे, और जो आर्टिक जो क्षेत्र है वहां से आए थे। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां तक तो आपको समझ में आ गया इनका जो मूल निवास और प्रवास जो स्थान था, इनका माइग्रेशन किस प्रकार से था और इंडिया में कैसे आए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ अब थोड़ा सा ये इस पॉइंट पे और थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये आपको कैसे आप इस बात को ड्राइव करेंगे कि अर्ली वैदिक जो आर्यंस जो थे वो यहां पर रहते थे, उसके बाद जो लेटर वैदिक जो आर्यंस जो थे वो इंडो गैंजेटिक प्लेन की तरफ आ गए, इस साइड चले गए, गंगा के जो क्षेत्र था ना, गंगा के जो मैदान थे उसकी तरफ चले गए। सबसे पहले यहां था अर्ली वैदिक टाइम में, ये देखिए जो अर्ली वैदिक जो सभ्यता थी, उसके बाद जो लेटर वैदिक उत्तर वैदिक जो सभ्यता थी उसमें वो यहां से यहां वो पलायन कर गए। कहां से कहां? ऐसे यहां से इस साइड में। ये भाव कहां पर है? अभी हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और भी कर लेते हैं। देखिए जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में कम से कम 78 बार ऐसा लिखा हुआ है कि जो इंडस नदी है उसके बारे में सबसे ज्यादा, इंडस हो गई, सरस्वती हो गई, इन सब के बारे में सबसे ज्यादा जिक्र है, इन सब के बारे में सबसे ज्यादा मेंशन है। आई थिंक मैंने पहले इंडस बोला था, उसमें सरस्वती भी है, ठीक है, लेकिन गंगा और यमुना के बारे में जो मेंशन है वो 1 या 2 बार है। लेकिन इन नदियों के बारे, सप्त सिंधु नदियां हैं, उनके बारे में 78 के आसपास जो है वो मेंशन है, इन सब क्षेत्रों के बारे में। अच्छा, तो ये क्या डायरेक्टली क्लियरली शो कर रहा है? क्योंकि ऋग्वेद सबसे पहले लिखे गए थे, सबसे पहले आए, तो ऋग्वेद के समय जब जो हाइम्स थे वो आसपास की चीजों को तो डॉक्यूमेंट करेंगे ना, उनके हाइम्स और उनकी लेखनी में इनका जरूर मेंशन होगा ना कि वो अपने पर्यावरण में क्या चीज देख रहे हैं, उस टाइम समाज कैसा था, ये सारी चीजें मेंशन होगी। इसीलिए तो आपको वेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा ऊपर से बताया ना, क्योंकि वहीं से तो इतिहास हमने ड्राइव किया है ना इन सब का। सो चलिए, एक तो ये पॉइंट हो गया। उसी के साथ साथ जैसे यहां के क्षेत्र के बारे में भी उन्होंने मेंशन किया कि जो ऋग्वेद है उसमें हिमालय के बारे में भी, हिंदू कुश का जो एरिया है, जैसे कि ये वाला जो एरिया है, क्षेत्र है, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मेंशन है। और इसके बारे में मुजावंती पीक के बारे में, जैसे कि हिमालय में एक चोटी है मुजावंती पीक, वहां से उस समय के जो लोग हैं सोमा सेक्रीफाइस, मतलब ये जो सोम यज्ञ था, वहां से कुछ पेड़ थे, वहां से उनकी पत्तियां लेकर के इन यज्ञ में डालते थे, तो सोमा सेक्रीफाइस के लिए जो चीज आती थी वो यहां से आती थी, और वो हिमालय में जो एक मुजावंती पीक है उसके बारे में भी मेंशन है ऋग्वेद में। तो देखिए ऋग्वेद में यहां की ज्योग्राफी के बारे में मेंशन है ना भाई, बहुत सारी चीजें। अच्छा, ऋग्वेद में यहां के पलायन के बारे में भी मेंशन है। देखिए यदि हम चर्चा करें तो 1 मिनट रुकिएगा, जो ऋग्वेद है इसमें ये जो माइग्रेशन, ये जो पलायन है, कौन सा, 1 मिनट रुकिए, हाँ यही, चलिए इसके बारे में मेंशन है। जैसे सतपथ ब्राह्मण में ये डायरेक्टली मेंशन है एक स्टोरी के बारे में, कहानी के बारे में, कि उस समय एक प्रिंस थे। अच्छा, प्रिंस के साथ साथ उनके प्रीस्ट भी थे, जो उनके साथ साथ जो प्रीस्ट जो समझते हैं ना, जैसे मूवीज में देखे होंगे बाहुबली में, अच्छा वो जो प्रीस्ट है जो हमेशा तारीफ करते हैं, तो ऐसे प्रीस्ट भी थे। तो वो जो प्रिंस है अपने प्रीस्ट के साथ ये वाला एरिया छोड़ करके इस साइड आगे बढ़ रहा है, एंड वो जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उसको क्लियर करता हुआ चल रहा है, किसके थ्रू? यूजिंग द फायर, आग के माध्यम से। वो जो प्रिंस है माधवा विदागा माधवा करके एक प्रिंस है, आई थिंक इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग द नेम। तो ये सतपथ ब्राह्मण में इस चीज के बारे में जिक्र किया गया है कि अपना जो प्रीस्ट है गौतम रघुगणा, उसके साथ यूजिंग द फायर, आग लगाते हुए वो आगे बढ़े, और गंडक जो नदी है जिसका नाम उस समय सदानीरा, वहां तक उन्होंने जमीन को साफ किया। ये भी मेंशन है सतपथ ब्राह्मण में। तो आप देखिए इतिहास, मतलब ज्योग्राफी के बारे में भी मेंशन है, उनका जो माइग्रेशन है उसके बारे में भी मेंशन है। तभी तो हमने कहा ना कि जब आप वैदिक सभ्यता पढ़े तो इन सब चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा, ऐत्तरीय जो ब्राह्मणा है उसमें, क्योंकि आर्यंस का जो क्षेत्र था वो ये था,
तो इतने क्षेत्र को उन्होंने 5 भाग में डिवाइड किया। और ये ऐत्रेय ब्राह्मण में मेंशन है कि इस क्षेत्र के 5 सब भाग थे, उदीचा, पृच्छा, प्रतीचा। तो ऐसे 5 के बारे में मेंशन किया उन्होंने। अब एग्जैक्ट जाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल कि उसमें सारी चीजें बताइए, नहीं, बस इतना ही, कोई बात नहीं, इससे आगे बढ़िए। अब देखिएगा, यहां तक आपको समझ में आ गया कि जो प्रारंभिक काल था, सप्त सिंधु वाले जो रीजन में जब वो रहते थे, तो कुछ इस प्रकार से था, और ये था अर्ली वैदिक समय। उसके बाद आया लेटर वैदिक और उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल में वो लोग पलायन कहां पर कर गए, यहां पर कर गए। और ये सारी चीजें कहां पर मेंशन है। अब ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हो गया कि आर्यन थे कौन, आर्यन कहां से आए, उनके बारे में हमें कैसे पता चला, उन्होंने आने के बाद इस समाज को क्या दिया, और इस क्षेत्र में उन्होंने क्या दिया, मेन कैसे आए। अब हम वहां चलते हैं कि उनकी ट्राइबल सोसाइटी कैसी थी, वो क्या, किस प्रकार से उनका क्या मानना था, समाज की जो संरचना थी वो किस प्रकार से थी, अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी, राज्य व्यवस्था किस प्रकार से थी। अब हम लोग यहां चलते हैं और हम लोग कंपैरिजन करते हुए चलेंगे कि अर्ली जो वैदिक पीरियड था, जिसकी जो टाइमलाइन है 1000 बीसी से, ना सॉरी 1500 बीसी से 1000 बीसी थी। एक मिनट रुकिए, 1500 बीसी से जो 1000 बीसी तक थी इसमें, और यहां पर जो उत्तर वैदिक काल थी उसकी जो टाइमलाइन थी, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, बस कहीं आप सो रहे हो, ध्यान से, कुछ नहीं समझ नहीं आया, बोला ठीक है, कुछ बोल रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है, बाकी मास्टर अपना रिवीजन कर रहा है, ये बढ़िया है। तो स्कूल में थे जब वैसे करते थे कि जब हम स्कूल में थे, एक हमारा दोस्त था, तो वो अचानक उठा सेशन के बाद, क्लास के बाद, तो फिर मैंने पूछा क्या हुआ भाई, इतना क्यों। बोला यार क्या कर रहे हैं सर, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता, आते हैं अपना रिवीजन करके चले जाते हैं। तो ऐसे मत करना भाई, बता देना, ठीक है। नेक्स्ट जो सेशन और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें वो सारी चीजें ऐड करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए, आपका रिवीजन अच्छा हो, आपको कॉन्सेप्ट्स पकड़ में आए, आपको जो तथ्य हैं वो भी यहीं पर ही याद हो जाएं, ताकि इतने अच्छे समझ में आए। अच्छा देखिए, तथ्यों से संबंधित एक जानकारी मैं आपको और देता हुआ चलता हूं। ये देखिए, ये जो आपके पास है, इसमें बहुत सारी, मतलब ये जो इमेज आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे इस बार के यूपीएससी ने पूछा कि जो पुरानी जो नदियां थी उनके पुराने नाम क्या थे, मैच द फॉलोइंग करके पूछ सकता है। देखो ये मेंशन है यहां पर, सिंधु नदी, झेलम नदी, वितस्ता उनको बोल, ये देखिए चेनाब नदी के बारे में, पारुषणी किसको, रवि, विपाशा कौन सी, ब्यास रिवर। तो ये उनके पुराने नाम है, ये सारी चीज मेंशन है। अभी आपका दायित्व बनता है कि अब आप इसको पढ़े, रिवाइज करें, लेकिन कॉन्सेप्ट से कॉम्प्रोमाइज करे बिना करते हैं। मैक्सिमम क्या करते हैं कि लूसेंट उठाते हैं, उसमें ये लिखा रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए मान लीजिए गलती से अगर आपने पास भी कर दिया, उसके बाद आगे क्या करेंगे बताइए। अगर गलती से आपने पास भी कर दिया प्रीलिम्स, तो मेंस कैसे देंगे, उसमें तो विश्लेषण क्या, उसमें तो आपके एनालिटिकल स्किल की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे करेंगे उसको। तो पहले कॉन्सेप्ट, ये सारे फैक्ट भी, हाँ ये भी आपको करने पड़ेंगे। देखिए घटना चक्र जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। वो आपको मजबूती देगी आपके प्रीलिम्स में। यदि कोई 2-3 क्वेश्चन इधर उधर आते हैं और आपके 2-3 4 नंबरों 5 नंबरों से आपका एग्जाम रह रहा है, तो वो क्लियर कराने में मदद करती है आपकी, ठीक है। चलिएगा, यहां तक चीजें स्पष्ट, क्लियर। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए यहां पर भी यही लिखा हुआ है कि ऋग्वैदिक जो काल है ना, अर्ली वैदिक जो काल है, जिसकी टाइमलाइन, कालखंड लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी है, उसमें उसका जो लिटरेरी सोर्स है, मतलब कहां से हमने वो उठाए हैं सारी के सारा, जो उसका इतिहास है मोस्टली, वो ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल जो है, जो कि सबसे पुराने हैं, वहां से। और भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन मेन ये समझिए, बाकी इसमें यहां पर लिखा हुआ है। उसके साथ तो दूसरा जो मेन पॉइंट है आपको जो देखना है वो ये है कि जो उत्तर वैदिक जो काल है, उत्तर वैदिक काल जिसको हम लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं, उसमें जो साहित्य और लिटरेरी जो सोर्स है वो भी ऋग्वेद हो और भी है। उनके नवीन जो मंडल हैं उनके बारे में भी, और उसके अलावा सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद, उनमें भी चीजें, वहां से भी चीजें, वहां से भी इतिहास उठाया गया है। अब हम चलते हैं मेन पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, कि जब सबसे पहले आर्यंस आए थे, मतलब ये जो है प्रारंभिक और वैदिक, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, अब हम दोनों में बाइफरकेट करते हुए, अलग अलग करते हुए, कंपैरेटिव एनालिसिस और कंपैरेटिव स्टडी करते हुए चलते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास क्या होगा, यहां पर हमारे पास होगा
प्रारंभिक और ऋग वैदिक काल, और यहां पर होगा उत्तर वैदिक काल। और हम सबसे पहला डायमेंशन लेंगे कि उस समय की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, मतलब राज्य व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उस समय पॉलिटी कैसी थी, कौन था, क्या पीएम था, क्या सीएम था, क्या प्रेसिडेंट थे, क्या कोई किस प्रकार से थे, क्या राजा थे, क्या राजा के पास ताकत क्या थी, क्या राजा के पास आज अभी आज से 400-500 साल पहले जैसे सुल्तान थे, मुगल थे, उससे पहले मौर्यंस थे, उनसे पहले गुप्त थे, मौर्यन थे, क्या इस प्रकार से राजा थे, क्या इतनी ज्यादा ताकतें थी क्या, या फिर नहीं कम ताकतें थी। अच्छा, यदि कम थी तो फिर लेटर वैदिक में चेंज कैसे हुई, उत्तर वैदिक काल में, इन सब चीजों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए भाई, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये चीज जानने से पहले आप एक डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर देगा, आपके दिमाग में जितनी भी भ्रांति है उनको दूर कर देगा, समझ में भी आएगा। देखिए, जब आर्यंस यहां पर आए थे सप्त सिंधु रीजन में, जब आर्यंस सबसे पहले जब सप्त सिंधु रीजन में उन्होंने अपना घर बनाया था, जब कुछ इस प्रकार से थे। देखिए छोटा सा मैप बना देता हूं मैं इंडिया का, क्योंकि इस मैप के थ्रू फिर आपको चीजें क्लियर और स्पष्ट ज्यादा होंगी। ये आज का प्यारा भारत हो गया। थोड़ा सा मैप बनाएंगे। रफ मैप भी इतना भी बनाना आ गया एग्जाम में, मतलब आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, खास करके जो मेंस होता है ना, मेंस में आपकी बहुत मदद होगी। और इतना तो सीखना ही पड़ेगा भैया आपको, थोड़ा सा सीख लीजिएगा, मदद होगी आपकी, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया। जब आर्यंस यहां पर आए थे, अर्ली जो वैदिक पीरियड था, ये देखिए ऋग वैदिक पीरियड, ये वाला जो टाइमलाइन थी, प्रारंभिक जो वैदिक काल था उसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहां पर, अर्ली वैदिक पीरियड। तो किस प्रकार से थी, जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस प्रकार से था, मतलब स्मॉल ट्राइबल सोसाइटी, स्मॉल ट्राइबल ग्रुप्स इस साइड में आकर के सेटल हुए थे, जिनको हम जन बोलते हैं, स्मॉल। एक राजा है नाम मात्र, और उनका ये क्षेत्र है। उसके बाद दूसरा हो गया, मतलब आप मान लीजिए आपके 20-30 गांव मिलाकर के एक जन बना रहे हैं, तो सब इसका मतलब क्या हो गया, सबसे जो पॉलिटिकल यूनिट सबसे जो छोटी हो गई राज्य व्यवस्था, उसको आप क्या बोलेंगे कि जन। टेरिटरी उसके क्या, ठीक है जन है ये क्या हो गया, जन। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, इसको जन बोलेंगे, जन। लेकिन उसके बाद, और ये कब था, ये था अर्ली वैदिक पीरियड में, लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी, ठीक है। उसके बाद समय आगे बढ़ा, उस समय ने चीजें कैसे बदली, समय ने चीजें कुछ इस प्रकार से बदली कि ये जो सप्त सिंधु रीजन था उसके बाद माइग्रेट हुए, प्लस सप्त सिंधु रीजन में भी जो छोटे छोटे जन थे ये बड़े बन गए, और ये इन्होंने जनपद का रूप लिया। मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में जन थे, उसके बाद वो जनपद बन गए, और उसके बाद बने महाजनपद। अब जनपद बने कैसे, कि यहाँ के जो राजा पहले अलग थे, कि ठीक है कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था बड़ी पॉलिटिकल यूनिट बनाने में, कि एक जन ने दूसरे जन की जो टेरिटरी थी, दूसरे जन का जो क्षेत्र था, वो इस भाव से उन्होंने अपनी जो क्षेत्र उसमें ऐड किया कि अपना साम्राज्य बढ़े। अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं था, उस समय प्राइवेट प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा वो नहीं थी, मतलब प्रचलित नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा, खेतीबाड़ी बढ़ी, सरप्लस आया, और जो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, मतलब लोगों की शादी हो, उनके बच्चे, तो जब मैं एक जगह खेतीबाड़ी कर रहा हूं तो मैं तो ये सोचूंगा ना कि आने वाली, और इनफैक्ट कोई भी आम जो व्यक्ति होगा समाज में, वो ये सोचेगा कि यदि मैं इसी जमीन पे जोत रहा हूँ, इस जमीन को इतना ध्यान रख रहा हूँ, तो ये जमीन एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी मेरी नेक्स्ट जनरेशन तक जाए। तो जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी ने जन्म लिया, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जन्म लेगी, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए सिस्टम व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। तो फिर उसके बाद ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। राजा ने अपनी जो ताकत है, पहले राजा के पास इतनी ताकत नहीं थी, गांव में यदि कोई आप या फिर कोई इस पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले असेंबली लेती थी कि ठीक है इस एरिया में यदि इस पर्टिकुलर चीज में एक है, इसमें डिसीजन लेना है, तो ये एक असेंबली है, इस असेंबली की ये मेंबरशिप होगी, मतलब ये लोग यहां पर बैठेंगे और ये कोई डिसीजन लेना वो डिसीजन ले लेंगे। दूसरे मुद्दे पे डिसीजन लेना है तो असेंबली की कंपोजिशन बदल जाएगी, अब इसमें ये लोग ऐड हो जाएंगे, कुछ लोग हट जाएंगे, और अब जो डिसीजन लेना है वो ये डिसीजन आराम से ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही
ये अर्ली वैदिक पीरियड के बाद लेटर वैदिक पीरियड आया, तो ये जो छोटे छोटे जन थे ये जनपद बन गए, ये बड़े बनना शुरू हो गए। क्योंकि एक जो राजा जो पहले इतना पावरफुल नहीं था, जिसको इतना ज्यादा कुछ मतलब नहीं था, लेटर वैदिक पीरियड में उन्होंने अपनी ताकत और सत्ता बढ़ाई। और ताकत और सत्ता बढ़ाने के बाद उन्होंने अपनी बढ़ाई कैसे, पहले उन्होंने अपने नाम रखने शुरू किए। राजा हो गए तो सम्राट, इस तरीके से बड़े बड़े नाम रखने शुरू किए। अपनी जो ब्यूरोक्रेसी थी, जिसमें पहले चंद चंद ही लोग थे, अपनी ब्यूरोक्रेसी मतलब अपनी नौकरशाही को बढ़ाया, उसमें और लोग रिक्रूट किए। अच्छा, जो आर्मी पहले इस पर्पज के लिए नहीं थी, जैसे मान लीजिए ये ट्राइब है, इसके पास अपनी आर्मी थी, मतलब ठीक है, यदि कोई दूसरी ट्राइब इनके ऊपर आक्रमण करती है तो डिफेंसिव मेजर के लिए छोटी सी आर्मी थी, सेना। और उसको भी राजा की उपाधि, जो राजा था इन सभी का, मतलब इन एक एक का, वो उस समय अपनी लीडरशिप दिखाता था जब ट्राइब को ज्यादा जरूरत हो, बाकी एज सच वो नहीं थे। लेकिन जब लेटर वैदिक टाइम जब आया, तो लेटर वैदिक टाइम में एक राजा दूसरे राजा की टेरिटरी पे अटैक करता था। पहले लड़ाई किस चीज के लिए होती थी, आत्मरक्षा के लिए, या फिर एटमैक्स गोधन के लिए लड़ाई होती थी, मवेशियों को चुराने के लिए लड़ाई हो गई। दूसरी ट्राइब मवेशियों की चोरी ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो राजा और उसके आर्मी भी ऐसे कि हर घर से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो, या फिर कोई मोहल्ले से कंट्रीब्यूशन हो, कोई लड़ने के लिए जाए जब भी रिक्वायरमेंट पड़े तब। लेकिन उसके बाद व्यवस्था बदल गई। आर्मी जो है, आर्मी राजा और सिस्टम उसका पार्ट, राज्य व्यवस्था उसको सपोर्ट करने लगी। ब्यूरोक्रेसी आई, राजा ने अपनी ब्यूरोक्रेसी बढ़ाई। अब सोचिए, जब राजा अपनी ब्यूरोक्रेसी को बढ़ाएगा, उसमें रिक्रूट करेगा अपने सिस्टम में, तो पैसे तो देगा ना एज अ सैलरी। आप भी जाएंगे भारत सरकार में, यूपी सरकार में, तो सैलरी तो लेंगे ना। तो सैलरी लेंगे कहां से, सरकार से। सरकार के पास कहां से आएगी, टैक्स कोई देगा। टैक्स कौन देगा, आम जन समुदाय, वो टैक्स देगा, वो सरकार के पास जाएगा, सरकार वहां से सैलरी देगी। तो जब राजा है, राजा ने रिक्रूट किया है, तो राजा के पास भी तो कहीं से कहीं टैक्स आएगा। तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो टैक्स सिंबॉलिक टैक्स था कि ठीक है, जिसका मन करे वो दे दीजिए टैक्स, जिसका मन ना करे वो मत दीजिए। तो जब भी आप राजा के पास जाए तो भेंट स्वरूप कोई ना कोई टैक्स लेकर के चले जाइए, मतलब कोई ना कोई उपहार लेकर के चले जाइए, उसको हम टैक्स बोल देंगे, वॉलंटरी टैक्स, नाम है बाली। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में राजा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये टैक्स ऐसे काम नहीं चलेगा, ये जो है ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है, अब आपको देना ही पड़ेगा। आज के दिन आपकी इनकम 30-35 लाख रुपए, आप सरकार को क्या ये बोल सकते हैं क्या मैं टैक्स नहीं दूंगा? आप ट्राई कीजिए, फिर देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, सरकार क्या करती है। तो ऐसा ही, मतलब यहां पर था स्वैच्छिक, वॉलंटरी, उसके बाद ये कंपलसरी हो गया, आपको देना ही पड़ेगा। और ये जो छोटे छोटे जन थे, अब ये जनपद बन गए, मतलब बड़ी बड़ी टेरिटरी बन गई। और बड़ी बड़ी टेरिटरी को आप इंडिया का मैप विजुअलाइज कीजिए, मतलब यही मैप, और ये जो टेरिटरी थी, ये जो क्षेत्र थे, ये थोड़े थोड़े बड़े हो गए। ये बड़े कैसे, देखिएगा, ये थोड़े थोड़े बड़े होने लग गए। अब बड़े होने लग गए, थोड़े थोड़े बड़े। यदि आप यहां पर हैं तो आप ऐसे समझिए, ये देखिए बड़े होने लग गए, ये जनपद बनने लग गए। और थोड़े से छोटे होंगे, मतलब ये तो थोड़ी सी फिर भी बड़ी होगी टेरिटरी। इस तरीके से ये क्या बन गए, ये बन गए जनपद। एक मिनट मजा आ रहा है भाई? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखिए ये कौन सा, ये क्या था, ये था जनपद। जनपद, ये जनपद, और इसकी टाइमलाइन क्या थी, 1000 बीसी से 600 बीसी तक का समय था इसका, यहां तक स्पष्ट। अच्छा, उसके बाद क्या था, 600 बीसी से यही जो जनपद थे अभी महाजनपद बन गए, मतलब और टेरिटरी बड़ी हो गई। और जो राजा रजवाड़े, जो उस टाइम पे जो ट्राइबल जो चीफ थे, जो राजा बने थे, उन्होंने एक दूसरे के एरिया को और हथियाना शुरू किया और बड़े बना लिए, और वो बन गए महाजनपद। यदि इसी डायग्राम में आप इसको देखना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार से था, जैसे कि ये दोनों मिल गए और इन्होंने यहां पर गंधार बना लिया। बिहार साइड में यहां पर बड़ा एक एरिया है, ये क्या हो गया, मगध। ये क्या हो गया, ये हो गया गंधार। इस तरीके से महाजनपद समय के साथ वो हुए, इवोल्व हुए। और अब इसी को ही कनेक्ट करके वापस यहां पर आइए
और ये देखिए, देखिए विशेषता, फीचर देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम ट्राइबल टू द टेरिटरी। शब्द समझ में आया आपको? अब ये शब्द आपके लिए शब्द नहीं रहा, ट्राइब, फ्रॉम ट्राइब टू टेरिटरी। अब इसके साथ आपने भाव अटैच कर दिया, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब आपके मन के जो भाव और फीलिंग जो थी, अब वो इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ गए। आपकी क्लियरिटी बढ़ गई आपकी। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स और फाउंडेशन पे ध्यान दीजिए। इसको बोलते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन, यदि फाउंडेशन और नींव मजबूत है तो धीरे धीरे सारी चीजें मजबूत होती चली जाएंगी। लेकिन यहीं पर यदि कमी है तो बात नहीं बन पाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, दो शब्द हैं, लेकिन आपके दिमाग में कितनी इसके पीछे के जो इमेजिनेशन है वो कितनी बढ़ चुकी है। तो फ्रॉम द ट्राइब टू द टेरिटरी। अब यदि आपके पास ये लाइन भी आती है ना कि प्लीज एक्सप्लेन दिस, फ्रॉम द ट्राइब टू द टेरिटरी इन द अर्ली टू द लेटर वैदिक, है ना, प्रारंभिक से उत्तर वैदिक काल की तरफ जाएंगे, तो ट्राइब से कैसे वो टेरिटरी की तरफ गए, आप बताइए, मतलब क्षेत्र की तरफ कैसे गए। अब देखिए, इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, सामाजिक इकाई जो सोशल यूनिट थी वो क्या थी, यदि हम उसमें देखें पॉलिटिकल उसमें भी डायमेंशन में भी, तो जन थी, वो किस में परिवर्तित हो गई, जनपद में। जो जन थी वो किस में बदल गई, जनपद में। अच्छा, नेक्स्ट उस पे चलते हैं और थोड़ा सा देखते हैं भाव। आ जाइए यहां पर। जो राजा थे अर्ली वैदिक पीरियड में, मतलब प्रारंभिक जो वैदिक काल था, उसमें जो राजा थे, राजा का काम क्या था, राजा का काम था जन और मवेशियों की रक्षा मतलब डिफेंस था। लेकिन लेटर वैदिक में क्या हो गया, मुखिया इन राजा का काम क्या हो गया, पहली बात तो ये कि अपने क्षेत्र, दूसरी क्या हो गई, इन्होंने अपनी ताकत बढ़ा ली राजाओं ने। तीसरी क्या हो गई कि अब ताकत बढ़ाने के बाद अपनी गद्दी अपने बच्चे को ही दे करके जाएंगे। इसका मतलब ये जो ओहदा था ये हेरिडिटरी हो गया। हेरिडिटरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वंशानुगत हो गया। तो इसका मतलब राजा का निश्चित तो क्षेत्र था, ठीक है, निश्चित क्षेत्र का रक्षक बन गया, प्लस उन्होंने अपना जो ओहदा था उसको हेरिडिटरी वंशानुगत कर लिया। तीसरा मेन पॉइंट क्या है, अब उसको भी देखते हैं भाई। दैट्स द थर्ड मेन पॉइंट, शक्ति की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पावर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पावर का इसका मतलब क्या है, देखिए, जनजातियां अर्ली वैदिक जो प्रारंभिक जो समय था, जनजातियां जो सभाओं द्वारा संचालित थी, जो सभा समिति विदित, जिसके बारे में भी डिस्कस किया था, इस पीडीएफ में सारी मेंशन है और ये आ सकती हैं, इसलिए याद करके जाइएगा। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ के जाइएगा। इस सेशन में, इस क्लास में आपका मेन काम है कॉन्सेप्ट समझ के जाना। मैं नहीं चाहता कि आप रट करके जाएं। रटने वाला काम तो 20-25 मिनट में हो जाएगा, फिर उसके बाद में कभी 20-25 मिनट रिवाइज कर लेना, ये पूरा का पूरा वैदिक काल आपका ऐसे रिवाइज हो जाएगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऐसे समझ में नहीं आते, फाउंडेशन ऐसे नहीं बनती भाई। चलिए आगे चलते थोड़ा सा। अब देखिए नेक्स्ट, जो जनजातियां हैं वो सभाओं द्वारा संचालित थी अर्ली वैदिक में। लेकिन लेटर वैदिक में किस प्रकार से हो गया, लेटर वैदिक में जो राजा थे उन्होंने अपनी टेरिटरी, अपने क्षेत्र डिमार्केट कर लिया कि भाई ये मेरा है यहां तक, और ये मैं कैसे करूंगा, क्या फेंसिंग करूंगा, तार लगाऊंगा क्या यहां पर, नहीं तो पहले तार, नहीं तो कैसे, मैं राजा हूं, मैंने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक यज्ञ किया, यज्ञ के बाद मेरे पास एक घोड़ा है, घोड़े को छोड़ दिया कि जहां तक ये घोड़ा जाएगा ये टेरिटरी मेरी है। उसको जिसको राजसूय यज्ञ बोलते थे। तो सोच के देखिए वो राजसूय यज्ञ करते क्यों थे कि जहां तक ये घोड़ा जाएगा, यदि किसी ने इसको पकड़ा, कैप्चर किया तो हमारे साथ युद्ध होगा। क्यों हो रहा है वो, राजा अपनी ताकत को दिखा रहा है लेटर वैदिक में। तो यही है, वाजपेय हो गया, वाजपेय, उसके बाद राजसूय यज्ञ हो गए, ये हो गए। जैसे ये जो राज्याभिषेक अनुष्ठान थे ना, ये सत्ता को सिद्ध करने के लिए कि मेरी सत्ता मजबूत है, ये चीज दर्शाने के लिए, शो करने के लिए, ये सारे के सारे होते थे। तो इसका जो राजनीतिक जो जीवन था, पॉलिटिकल लाइफ, अर्ली प्रारंभिक जो वैदिक जो दौर था और काल था, और उत्तर वैदिक मतलब लेटर वैदिक पीरियड बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। मेरे को नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा। आपको जरूर फील हुआ होगा यदि आपने पूरा सुना होगा तो, ढंग से दिमाग खोल के। सो चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा, यहां तक स्पष्ट हो गया, बिल्कुल क्लियर, एक मिनट चलिए, यहां तक बिल्कुल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एवोल्यूशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उनका एवोल्यूशन
उन सब चीजों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मतलब जैसे संस्थाओं और कर प्रणाली का विकास के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मतलब थोड़ा सा अर्थव्यवस्था, प्रशासन और सेना की बात करते हैं। भाई अर्ली जो प्रारंभिक जो वैदिक जो समय था, क्या उसमें कोई भी क्या उसमें कोई आर्मी, क्या कोई प्रशासन केवल इस चीज के लिए था कि राजा को अपनी सत्ता असर्ट करनी है या राजा को अपनी टेरिटरी मेंटेन करनी है और दूसरे राजा मौका मिले तो दूसरे राजा की जो टेरिटरी है उसको अपनी टेरिटरी में ऐड करना है, मतलब अपने क्षेत्र में ऐड करना है उसको हराने के बाद। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय पर सभा थी और इनमें डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक एलिमेंट थे भाई, क्योंकि आपके गांव में यदि एक ही इंसान डिसीजन ले तो फिर कैसे बात बनेगी। लेकिन यदि गांव के लोग बैठ करके डिसीजन ले सर्वसम्मति से और फिर वो करे तो बोलेंगे कि लोकतांत्रिक जो इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा है। आपके गांव के लोग हैं, उनके विचार लोकतांत्रिक है। कुछ इस तरीके से इंस्टीट्यूशन और कुछ इस तरीके से प्रशासन है आपके गांव में, संस्थाएं कि वो लोकतांत्रिक है उसमें एलिमेंट। तो सबसे पहले सभा थी, कुछ समिति थी। समिति जैसे कि हो गई विदत, जैसे गण, ऐसी समितियां थी ये समिति, और ये सारी चीजों को संभालती थी, पूरे कुल को संभालती थी ये सारी की सारी चीजें। अब ऐसा कुछ था ही नहीं कि कोई सरकारी तंत्र की आवश्यकता हो, कोई प्रणाली की, एडमिनिस्ट्रेशन की, कोई आर्मी की आवश्यकता हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और आपस में लोगों में इतनी लड़ाइयां यदि होती थी तो गोधन के लिए या पशु के लिए थोड़ी बहुत लड़ाई हो गई तो हो गई, तो एज सच लेकिन इन सब की जरूरत थी नहीं। तो बताइए कोई कर की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं। लेकिन लेटर वैदिक में क्या हो गया, लेटर वैदिक काल में किस प्रकार से चीजें चेंज हुई वो देखते हैं। लेटर वैदिक जो जो काल था, उत्तर वैदिक काल में ये जो सभा जो थी, ये जितनी भी समिति थी, पहले तो ये सारी खत्म होनी शुरू की। इनकी तो जो ताकतें और इनका जो महत्व है ना वो सीमित होने लगा। लेकिन और सबसे ज्यादा जो अधिक है वो बना काउंसिल ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स। इनका महत्व कम हुआ और जो सबसे ज्यादा जो ताकत थी वो राजा ने, और राजा का जो ओहदा था उन्होंने इकट्ठी करनी शुरू की। उसके बाद क्या हुआ, जो प्रारंभिक जो अर्ली, जैसे मुखिया को स्वैच्छिक भेंट, भाई पहले अर्ली वैदिक पीरियड में जो प्रारंभिक था उसमें यदि राजा के पास आप गए तो वो आपसे कर नहीं मांगता था, यार ठीक है, आप यदि कोई भेंट लेकर के जाना चाहें वो लेके जा सकते हैं। तो स्वैच्छिक जो भेंट थी, यहां पर लिखा हुआ है कि जो स्वैच्छिक जो भेंट थी, स्वैच्छिक, उसको राजा एक्सेप्ट करते थे और जिसका नाम था बाली। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में प्रॉपर टैक्स में परिवर्तित हो गई। जैसे बाली एक टैक्स का नाम था, भाग एक टैक्स का नाम, शुल्क, ये क्या थे, ये नियमित रेगुलर टैक्स बन गए, कर बन गए नियमित। और क्या था, और देखते हैं। जो प्रारंभिक था उसमें कोई स्थायी सेना थी क्या? ना, कोई स्थायी सेना नहीं थी, टेम्परेरी थी। जब भी कभी लड़ जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उस समय लोग एकजुट होकर के जाते थे। लड़ने मतलब होने के बाद पहला बोलदानी फिर पीछे हटदानी, ज्यादा पंगा पै जावे, इस तरीके का भाव था। यहां पर क्या हुआ, यहां पर प्रारंभिक स्थायी सेना बनी, उसका गठन हुआ। और स्थायी जो सेना थी वो जनता के करों पर निर्भर थी, क्योंकि उनको यदि सैलरी दी जाएगी, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई आर्मी तो उनको सैलरी दी जाएगी, कहीं से तो आएगी। वो कहां से आ रही थी? जनता के कर से आ रही थी। और वो कर कौन थे? जो रेगुलर कर, यहां जो रेगुलर जो कर थे, जो टैक्सेस थे, वो यहां से थे। भाई ये देखिए किस प्रकार से बदल गई। समझ में आई चीजें? बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अब नेक्स्ट, अब आता है सामाजिक जीवन। सामाजिक जो थी, सोशल लाइफ कैसी थी, सोशल लाइफ के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब आप पहले ये देखिए कि जो प्रारंभिक जो वैदिक जो दौर था, वैदिक जो काल था, उस समय जब आर्यंस जब भारत में आए थे तो आर्यन अपने साथ, ठीक है, वर्ण सिस्टम लेकर के, लेकिन वर्ण सिस्टम जैसे आपको पता है कि ये रिजिड है, जैसे मतलब अभी तो नहीं, लेकिन जैसा हम लोग इसको सोच करके चलते हैं वर्ण सिस्टम को कि ठीक है ये एक मतलब एक तो इसमें हायरार्की है। हायरार्की मतलब जैसे ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद फिर वैश्य, फिर शूद्र, इस तरीके से है। तो इसको बोलते हैं हायरार्की। हायरार्की में भी सबसे पहले टॉप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हायरार्की। ठीक है, इसमें ऊंच नीच है, इसमें सत्ता का भाव है। तो इस प्रकार से हायरार्की वर्ण सिस्टम में, पहला पॉइंट। दूसरा, इसको फिक्स कर देना कि यदि किसी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो उसका जो वर्ण सिस्टम के अनुसार उसकी जाति ब्राह्मण और उसका ओहदा भी ब्राह्मण। तो ये जो दो थे, ये सब नहीं था। यहां पर जब शुरू में आए थे तो वर्ण व्यवस्था इस प्रकार से नहीं थी।
वर्ण व्यवस्था ऐसे थी कि जैसे मान लीजिए आज के दिन कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति विशेष, आपको पता होगा कि यार ये व्यक्ति विशेष बहुत अच्छा सैनिक बन सकता है, इस व्यक्ति में नेचुरल गुण है नेता बनने के, ये व्यक्ति बहुत अच्छा वो बिजनेस कर सकता है, ये बहुत अच्छा पढ़ाता है, ये बहुत अच्छा पढ़ता है। तो आपने क्या किया, आपने डेजिग्नेशन उनको, मतलब उनके काम के और उनके जो उनका जो प्राकृतिक जो वो है गुण है उसके अनुसार, इसको बोलते हैं नेचुरल एप्टीट्यूड। तो नेचुरल एप्टीट्यूड के से लगते हुए जो वो कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में उनको उन्होंने अच्छा किया, तो उसके नाम पर उनको 4 कैटेगरी में विभाजित करते थे। नॉर्मल था, शादियां भी होती थी, इंटरवर्ण मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज वगैरह ये सारी थी, इंटरवर्ण मैरिज, कोई उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन ये लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज फिक्स हो गई थी। तो इसका मतलब क्या कि वर्ण जो व्यवस्था थी, ध्यान से सुनना, जो वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण जो सिस्टम था वो इस तरीके से व्यवस्थित नहीं था। समाज लचीला था, जन्म के आधार पर नहीं था, और ऑक्यूपेशनल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में यही समाज 4 वर्णों में बट गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और जहां जन्म के आधार पर व्यवस्था बन गई थी, जन्म के आधार पर व्यवस्था। समझ में आया आपको? उसी के साथ साथ धीरे धीरे ब्राह्मणों का जो स्टेटस है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें जो ब्राह्मण थे राजा के उपहारों पर निर्भर करते थे, केवल यज्ञ का संचालन करते थे वो। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में देवता के समान उनका दर्जा हो गया। राज्य अभिषेक हो या फिर आपको कोई भी सेक्रीफाइस करना हो, राज्य अभिषेक हो, या फिर आपको जैसे बच्चा, जब किसी भी घर में बच्चा होता है तो यज्ञ किया जाता है, जब वो पहला खाना खाता है, फिर उसके बाद जब वो स्कूल जाता है, तो ऐसे बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं जिसमें आज के दिन भी यज्ञ करवाना पड़ता है या फिर ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है। तो ऐसे जो कर्मकांड थे, ये कर्मकांड बहुत सारे बढ़ गए जीवन में, और उन सब के लिए किसको धीरे धीरे, उन सब के लिए आपको मैजिकल हाइम्स, मतलब जो ये मंत्र होते हैं, आप इनको जादुई मंत्र मानते हैं, इनका ज्ञान किनको है? ब्राह्मण को है। तो ब्राह्मणों का ओहदा बढ़ गया हर चीज में। तो जैसे लेटर वैदिक में आए, इनको देवता के समान दर्जा दिया गया, राज्य अभिषेक और बड़े यज्ञों से प्रभुत्व इनका और अधिक बढ़ गया, इनकी वैल्यू और बढ़ गई। तो ये दो मेन सोशल उसमें पॉइंट। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए महिलाओं के स्टेटस की बात करते हैं कि महिलाओं का किस प्रकार से उनका स्टेटस क्या था। द स्टेटस ऑफ द वुमेन, महिलाओं की स्थिति क्या थी। देखिए अर्ली जो वैदिक पीरियड था उसमें महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। कैसे, हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि जो सभाएं थी जो उस टाइम पे, जैसे आज के दिन यदि पार्लियामेंट में क्यों बोलते हैं कि भैया देखिए 10-12% के अराउंड ही वेमेन रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो यदि पार्लियामेंट की ये है, मान लीजिए 550 सांसद है, तो उन सांसदों में से चंद ही वो हैं महिलाएं। तो ये क्या दर्शा रहा है? जब एक महापंचायत, एक देश की महापंचायत में इतनी कम है वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं का, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें बताता है समाज के बारे में। लेकिन यदि यहीं पर ही 50% होता, बहुत सारे फॉरेन कंट्री में काफी हाई परसेंटेज है, 35-40% है, तो क्या बता रहा है? वो समाज के बारे में कुछ ना कुछ तो बता रहा है ना। तो ऐसे ही उस समय यदि सभा समिति थी, उस समय की हाईएस्ट पॉलिटिकल जो काउंसिल्स थी, उनमें यदि औरतें थी, वुमेन थी, तो वो महिलाओं का जो स्टेटस है वो तो काफी हाई था ना, महिलाओं का स्टेटस। तो अर्ली वैदिक टाइम में क्योंकि उनको रिप्रेजेंटेशन था कि वो बैठ सकती थी, वो जो पंचायत में जो सभा थी उन सब में बैठ सकती थी, तो हम बोल सकते हैं उनका सभा अच्छा, पढ़ भी सकते थे। हमें कैसे पता चला? हमें ऐसे पता चला क्योंकि बहुत सारे नाम है, जैसे अपाला हो गया, घोषा हो गया, लोपमुद्रा हो गया, विश्वस्वरा हो गया। ऐसी महिलाएं, ये फीमेल पोएट्स थी जो वैदिक हाइम्स जो थी उनको याद करती थी, उनको गाती थी, पढ़ती थी, इंटरप्रिटेशंस था उनका कि उनके बारे में उनके क्या विचार हैं। तो उन सबको ऊंचा दर्जा दिया गया, उन सबको मतलब अच्छा दर्जा दिया गया। और जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता भी थी, यदि ना करना चाहें तो कोई बात नहीं। तो इसीलिए वुमेन का स्टेटस अच्छा था। लेकिन अगेन ये लेटर वैदिक काल में आते आते यहां तक आ गया कि ये सब तो भूल जाइए, बाल विवाह भी शुरू हो गया था, बाल विवाह की भी शुरुआत हो चुकी थी। आई थिंक आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं। न्यू सोशल रूल्स, जो सामाजिक नियम थे, नए सामाजिक नियमों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए वर्ण आश्रम आया, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा,
वो धीरे धीरे जीवन के 4 चरण के बारे में विचार होने लगे, क्योंकि समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है फिलोसॉफिकल डायमेंशन, जो दार्शनिक जो विचार हैं दिमाग के, वो भी आगे बढ़ते हैं। भारत का जो दर्शन है वो शुरू से ही, देखिए पश्चिम का जो दर्शन है ठीक है, मॉडर्न टाइम में बहुत सारे विचारक चिंतक आए, लेकिन भारत का जो दर्शन है वो प्राचीन काल से देखेंगे ना तो बाकी जितना भी उस समय जितनी भी सिविलाइजेशन सभ्यता थी, उन सब सभ्यता से भारत का दर्शन थोड़ा सा इवोल्व था, मतलब विचार थोड़े से और ज्यादा इवोल्व विचार थे। तो एक जैसे वर्ण आश्रम जीवन के 4 चरण है, कि जब व्यक्ति का एक चरण आएगा जिस टाइम पे वो स्टूडेंट, उसको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, मतलब उसको ब्रह्मचर्य बोलेंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा जब उसकी शादी होगी तो उसका जो धर्म है वो गृहस्थ धर्म है। जब वो सीख रहा है तो उसका जो धर्म है वो स्टूडेंट का धर्म होना चाहिए। जैसे अभी आप अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो धर्म है वो क्या बोलता है कि आप पूरे डेडिकेटेडली पेपर की तैयारी करें। जब आपकी शादी हो जाए तो आप गृहस्थ जीवन में, तो आपका धर्म गृहस्थ, अपनी गृहस्थी को अच्छे से चलाना, ये होना चाहिए। उसके बाद वनप्रस्थ है, फिर उसके बाद संन्यास है। ऐसे ही जो गोत्र व्यवस्था है वो भी इसी समय गोत्र व्यवस्था भी इवोल्व हुई। और थोड़ी सी चर्चा करते हैं अब किसके बारे में, नेचर वर्शिप के बारे में, रिलीजियस लाइफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि जो वैदिक जो सभ्यता थी, अर्ली वैदिक मतलब प्रारंभिक जो वैदिक जो सभ्यता थी और उत्तर वैदिक जो सभ्यता थी, उन दोनों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए प्रमुख देवता, जाहिर सी बात है कि जो अर्ली वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो नेचर को बड़ा मानते थे। तो नेचर में उनको जो भी चीज दिखती है उनका पर्सोनिफिकेशन का मतलब, देखिए आपने सुना होगा ना, आप देखते भी होंगे, फायर गॉड, वाटर गॉड है ना, वरुण, और अग्निदेव, वायुदेव। तो ये सब क्या है, नेचुरल फोर्सेस को व्यक्ति ने कुछ इस प्रकार से उनको एक्सप्लेन और समझाया है, या इस प्रकार से उनको दर्जा दिया है, क्योंकि वो जानते हैं इन्हीं से ही जीवन संभव है। और उसी के साथ साथ जो भी व्यक्ति उस समय या समाज किसी चीज को समझा नहीं पा रहा है, किसी चीज को एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, तो उसको भगवान से या गॉड से या डिटी से अटैच करके उसको पर्सोनिफिकेशन, मतलब इंसान का एक रूप दे करके उस चीज को वहीं पे रोक दिया जाता है, ताकि इंसान का दिमाग फ्री स्पेस खाली हो, ज्यादा इस पे चिंतन ना हो। अभी तो अर्ली जो वैदिक पीरियड था उसमें डिटीज, इसका मतलब क्या था, प्रकृति की जो शक्तियां थी उनकी पूजा होती थी। जैसे इंद्र सबसे महत्वपूर्ण थे, अग्नि, वरुण, यम, और देवियां भी थी जैसे उषा, सरस्वती, पृथ्वी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे आते आते ये चीजें भी थोड़ी सी बदलने लगी। इंद्र का महत्व थोड़ा सा घटा, विष्णु, रुद्र, ये समय के साथ विचारों में भी परिवर्तन होने लगा। और विचारों में क्योंकि परिवर्तन होने लगा तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो डाइटीज है, मतलब जो देवता हैं, प्रमुख जो देवता हैं, उन विचारों में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लगा। ठीक है। अच्छा, उपनिषद में जब देखेंगे तो भाव अलग है। अच्छा, यज्ञ और अनुष्ठान, यज्ञ एंड रिचुअल्स, देखिए अर्ली वैदिक पीरियड में प्रार्थनाएं और भजन हाइम ये प्रमुख थे। यज्ञ सरल थे, मतलब इस समय पर अर्ली वैदिक पीरियड में प्रार्थनाएं और भजन, जो वैदिक हाइम्स थे उनको दोहराना, ये सारी चीजें थी। यज्ञ कोई ऐसा नहीं कि आपको पूरी असेंबली बैठानी पड़ेगी, बुलाना पड़ेगा, ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा, आपको वो करना, उसके बाद दक्षिणा देनी पड़ेगी, ये सारे नियम थोड़े से सरल थे, इतने कर्मकांड थे नहीं। लेकिन यही कर्मकांड लेटर वैदिक पीरियड में बढ़ गए, तभी तो जो ब्राह्मण थे उनका स्टेटस बढ़ गया समाज में, उनका वर्चस्व बढ़ गया था समाज में, तभी तो हुआ। क्यों? क्योंकि कर्मकांड की तरफ चले गए। और यही लिखा हुआ है कि पुरोहितों का एकाधिकार बढ़ गया था, विशाल यज्ञ होने लगे, जैसे राजा भी करवाने लगा राजसूय यज्ञ, हम भी करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चे ने जन्म लिया तो यज्ञ कराना है, स्कूल में जाएगा तो यज्ञ कराना है, शादी होगी तो यज्ञ कराना है, उनके बच्चे होंगे तो यज्ञ कराना है, किसी का देहांत हो तो भी उसके बाद यज्ञ होगा। तो इन सब चीजों के कारण ये अनुष्ठान क्योंकि जटिल हो गए थे, तो उन सब के कारण उनके वैल्यू बढ़ गई। अब देखिए, ये यहां पर आया कि प्रारंभिक जो समाज था उसमें पशुपालन पास्चोरल था और गाय धन एक प्रमुख मापक था। अब याद करिए, पहली स्लाइड पे आइए, इन 3 पॉइंट्स पे हमने पूरा सेशन पढ़ा है। ऋग वैदिक जो सभ्यता थी उसके बारे में, कि वेदों की रचना और वेदों के बारे में थोड़ा सा जानना आवश्यक है, क्योंकि वेद से ही यहाँ का इतिहास और इन सब चीजों के बारे में हमने चीजें उठाई है। तो हमने देखा और फिर सारी चीजें, उसकी राज्य व्यवस्था, उसकी अर्थव्यवस्था,
उसका समाज, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया। इसीलिए वेदों की संरचना और वेद के बारे में थोड़ा बहुत जानना, या थोड़ा बहुत बेसिक जानना आवश्यक था। उसके बाद कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ, यह भी तो जानना आवश्यक था। और उसके बाद फाइनली के गोवंश का जो महत्व है ये भी जानना। अब गोवंश का महत्व जो थर्ड पॉइंट है, इसमें देखिए आप गोवंश का महत्व, यहां पर ध्यान दीजिए। जैसे कि कोई व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, तो उनको नाम है गोमत। वेल्दी पर्सन विद मेनी कैटल्स, उनका जो नाम है उनको किस चीज से संबोधित किया जाता था, गोमत से। अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिए, इधर दुहित्री बेटी, और द वन हु मिल्क्स द काव, ऐसी पुत्री जो कि गाय का दूध निकालती है, उनको नाम क्या दिखा, दुहित्री। यहां पर देखिए गोपति, राजा, ऐसे राजा हु इज प्रोटेक्टिंग द काव, मतलब काव को बचाने के लिए जिस राजा का नाम है उनको क्या बोलते हैं, गोपति। गोधूली भी एक टर्म है, समय मापने की इकाई है, उसको भी गोधूली बोला गया। तो इसका मतलब क्या है कि द काव वॉज इन द सेंटर, मध्य में थी काव, इसीलिए इस चित्र में भी जो गाय है वो मध्य है। प्रारंभिक जो समाज वो पशुपालन था, परंतु धीरे धीरे जो गाय है, गाय का जो धन है वो मुख्य मापक थी, जैसे अर्ली जो वैदिक थी उसमें। बाद में जब लेटर वैदिक आया तो उसमें थोड़ी सी चीजें बदलनी शुरू हुई, लेकिन ये था। और बाकी जितने भी टर्म्स है वो देख लेना आप आराम से, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल होगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, जो भी लिंक होगा वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। सेशन के बाद इसको जरूर रिवाइज करना भाई, ठीक है। अब यहां पर आते हैं राइज ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द आयरन। जो सेकंड जो पॉइंट था ना, हमने अभी वो देखा, जो सबसे पहली स्लाइड देखी थी जिसमें हमने वेद के बारे में, फिर सेकंड एग्रीकल्चर था, फिर यहां पर था गाय के बारे में कि द काउ वाज द सेंटर, काउ वाज एट द सेंटर। तो उसमें जो सेकंड पॉइंट था एग्रीकल्चर के बारे में, उसमें उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, उसका विस्तार करते हैं थोड़ा सा। देखिए ऑक्यूपेशन में मुख्य उसमें देखते हैं कि जो अर्ली वैदिक, मतलब प्रारंभिक जो वैदिक जो काल था, उसमें पशुपालन, पास्चुरलिज्म ही था, पशुपालन ही था। खेतीबाड़ी करते थे नहीं, इतनी एक्सटेंसिव खेतीबाड़ी नहीं करते थे। क्या गेहूं उगाते थे, नहीं। गेहूं खाते थे, हाँ जी खाते थे, लेकिन उगाते इतने ज्यादा नहीं थे, तो खाते कैसे थे, इसको बोलते कि वाइल्ड से प्रोक्योर करते थे। वाइल्ड से प्रोक्योर करने का मतलब क्या हो गया कि आप चाहे गेहूं उगाएं ना उगाएं, आप चाहे मक्का उगाएं ना, या उनकी खेती करें ना करें, लेकिन पहले सारी की सारी जो थी जंगली घास ही तो थी ना एक तरीके से। तो जब इंसान को पता चला कि ये मेरे लिए, मतलब मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूं खाने के लिए, तो वहां से वाइल्ड से ही उठा लेते थे, जंगल से ही। तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोक्योर्ड फ्रॉम द वाइल्ड। तो अर्ली वैदिक पीरियड में इस प्रकार से होता था, पशुपालन था, पास्चुरलिज्म था, इसीलिए तो गाय का महत्व ज्यादा था ना, इसीलिए तो गाय को सेंट्रल थीम रखा गया ना, कि गाय ही एक सबसे बड़ा धन था। समझ में आया, आगे चलते हैं। देखिए केवल यव का उल्लेख स्थानांतरित कृषि जोर बारले, उसके स्थिर कृषि, ये देखिए सेटल्ड एग्रीकल्चरल, वो लेटर वैदिक पीरियड में हो, और इसी के बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी, इसी के बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाद ही राजा की ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, दो लोगों में झगड़ा होगा कि मेरे थोड़ा सा आपने, ये मेरी थोड़ा सा हिस्सा, ये आपका हिस्सा, उसके बीच में कौन आएगा, मीडिएटर, तो सरकार आएगी। सरकार के लिए फिर राजा ने अपने पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी बनाई, पूरा का पूरा। अब दो लोगों में लड़ाई है, राजा बीच में गया, भाई क्यों लड़ रहे हो, राजा को दो धर दिया, क्यों। लेकिन राजा के पीछे यदि ताकत होगी, फोर्स होगी, पूरी आर्मी होगी, प्रशासन होगा, तो ये राजा जी ने न्याय किया, वो किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सेटल्ड लाइफ हुई। चावल, अच्छा ये इनके नाम है, याद रखिएगा, और गेहूं, ये दोहरी फसल, डबल जो क्रॉपिंग थी इसका भी। और इंद्र को क्या, हल का स्वामी बोला गया, इनकी डबल क्रॉपिंग होनी शुरू हुई। उसके बाद और क्या हुआ, टेक्नोलॉजी, ये था ऑक्यूपेशन एंड द क्रॉप। टेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो अर्ली जो वैदिक पीरियड था उसमें मेन टेक्नोलॉजी में क्या था, कॉपर, तांबा का प्रयोग था भाई मेन टेक्नोलॉजी में, तांबे का ज्ञान। लोहे का प्रयोग इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में पहले यहां पर क्या था, लोहा, तांबा, यहां पर क्या आ गया, लोहा आयरन, इधर क्या था, तांबा की कुल्हाड़ी एंड हल का प्रयोग किया जाने लगा। उससे क्या हो गया, उससे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ, मतलब जो उत्पादकता है और उत्पादन, उसमें बढ़ोतरी हुई। अब देखिए उसके बाद जो एक्सचेंज और टैक्सेशन है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। विनिमय और कर सॉरी, देखिए गाय ये एक मुख्य साधन था, कोई कर ऐसा कुछ था नहीं, कर का तो कुछ भी नहीं था इस तरीके से कि कोई रेगुलर टैक्स हो,
ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इस समय रेगुलर टैक्स थे और जो भुगतान था वो भी स्टेट के थ्रू, मतलब राजा और उनके नौकरशाही के थ्रू, उन सब चीजों के प्रावधान थे। इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब जो भी जितना भी पढ़ा ये सारा का सारा क्रक्स है, एक बार के लिए आप स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको देखिए, पूरा समझिए और आपको सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी यदि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया तो, क्योंकि हमने इतने समय में यही डिस्कस किया है। और यदि आपको देखना है इस पीडीएफ में थोड़ा सा भाव और है, राइज ऑफ द उपनिषद, कोई बात नहीं, इसमें जस्ट 1-2 पॉइंट है, उनको अपने आप देख लीजिएगा। बाकी ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में इतना ही है, यदि आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा। अब यदि आपका मन करे तो घटना चक्र को भी देख लीजिए, यदि आपका मन करे तो लूसेंट में भी जितने फैक्ट हैं उनको देख लीजिए। ट्रस्ट में, यकीन मानिएगा, जितने भी जो कॉन्सेप्ट थे, यदि आप इन सबको केंद्र में रख करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आपने तथ्य जितने भी थे वो याद कर लिए और घटना चक्र के प्रश्न लगा लिए, तो कोई क्वेश्चन आया, कोई प्रश्न आया, वो आपसे बना तो बन जाएगा, नहीं तो बाकी फिर वो बनने वाला भी नहीं, उसको छोड़ देना भाई, ठीक है। लेकिन इसको समझना, यदि एक बार में समझ में नहीं आया तो रिपीट करके इसको देखना, बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। सो साथियों, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप जो कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा कमेंट, आपके प्रेम भरे कमेंट होंगे, मोटिवेटेड कमेंट होंगे, तो हमें भी नेक्स्ट जो सेशन उसमें उसको बनाने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी आएगी, हमारे अंदर उत्साह आएगा, क्योंकि वो फ्यूल की तरह काम करता है वो हमारे लिए। अच्छा भी लगता है, हमें भी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मोटिवेशन ये फील होता है कि किसी की तो हेल्प हो रही है भले ही। और जब यहाँ पर हम सेशन और लेते हैं तब बेटर फील होता है और एनर्जी से अपने आप को पुश करने का मन करता है आप सभी के लिए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।